अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपके मेजबान फवाद अनवर। आज के दिन की खासी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह यह है कि तारीख का तवील तरीन काबीना का इजलास आज मुनाकिद किया गया और इस इजलास के चर्चे इस वजह से भी ज्यादा थे क्योंकि आज के इस इजलास में इमरान खान साहब ने तमाम के तमाम वफाकी वुज़रा की जो कारकर्दगी है उसको जांचना था। जिस वजीर की कारकर्दगी बेहतर होनी थी उसको शाबाशी मिलनी थी और जिसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी उससे पूछ-गुछ भी की जानी थी। अब तक की इतलात के मुताबिक ये अभी तक का तवील तरीन जो इजलास था, इसमें कुछ वुज़रा को अप्रिशिएट भी किया गया उनके एफर्ट्स के ऊपर और कुछ वुज़रा को जो है वो उनकी एफर्ट्स के बारे में ना सिर्फ पूछा गया बल्कि जहां जहां नेग्लिजेंसीज हैं उसको बेहतर करने के लिए भी कहा गया। और ये भी इतलात हैं कि अब मजीद उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया है। साथ साथ अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा हम जहां इन वुज़रा की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, वहीं स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट में आने से कबल जो दावे और वादे थे, तो क्या गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होने के बाद और 100 डेज का वक्त गुजर जाने के बाद क्या जो ताजिर बिरादरी है वो मुतमईन है या नहीं। चूंकि अगर हम ताजिर बिरादरी की बात करें तो मुख्तलिफ जो टीयर्स हैं ताजिर बिरादरी के, वो काफी हद तक हमें तशवीश में मुब्तला दिखाई दे रहे थे और वो ये कहते हुए दिखाई देते थे कि उनकी एक्सपेक्टेशन ना सिर्फ इमरान खान साहब से बल्कि उनकी टीम से भी खासी ज्यादा थी। अलबत्ता गवर्नमेंट के फॉर्मुलेट होने के बाद इमरान खान साहब ताजिर बिरादरी से मीटिंग के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे, जिसकी वजह से ताजिर बिरादरी में खासी तशवीश भी पाई जाती थी। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज ताजिर बिरादरी के अहम तरीन वक्त से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई, जिसमें जो ताजिर बिरादरी है उन्होंने अपने मसाइल से प्राइम मिनिस्टर को उनकी टीम को आगाह किया। अलबत्ता ताजिर बिरादरी किस हद तक मुतमईन हो पाई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम की जानिब से दिए जाने वाले दिलासों से अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और यह जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त की अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज की और इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की जाए वो किस हद तक इत्मीनान बख्श हैं। इन तमाम मामलों पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब, जो कि वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर भी रह चुके हैं और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप में इनका शुमार होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब से मिलने के लिए ताजिर बिरादरी, मैं बड़ी सीनियर लीडरशिप की आपकी बात कर रहा हूं जिसमें आपका खुद भी शुमार होता है, आप लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से वादे और दावे किए हुए थे कि जी ताजिर बिरादरी हमारी बैकबोन है, हम इनको साथ लेकर चलेंगे, इनसे मशवरे करेंगे, लेकिन आप लोगों को वक्त नहीं मिल पा रहा था। अब गो के उस वक्त में आप भी मौजूद रहे, मुलाकात भी आपकी हुई, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सिचुएशन इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट। सर मैं ज़रा आपको मीटिंग का बैकग्राउंड बतला दूं कि पिछले 2-3 हफ्ते से जो सूरत हाल थी, रुपी जो है वो गिरता चला जा रहा है, डी वैल्यू होता जा रहा है, 40 के ऊपर 140 पे पहुंच गए, लोग 150 की बातें कर रहे हैं उनके अपने मिनिस्टर। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रहा है क्योंकि लोगों को पैनिक सेलिंग है, बाहर के फंड मैनेजर सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपने मार्कअप को देखा कि स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट बढ़ा के 10% करा तो बैंकों के रेट 13 और 14% हो गए। ठीक, ये सब चीज़ें देख के हमारी जान निकल गई कि भाई ये हम कहाँ जा रहे हैं। ना हम मशीन जो हमने मंगाई हैं उनका हमें नहीं पता, जब हम एलसी की पेमेंट करेंगे डॉलर कितने का होगा। बिल्कुल। आज हमने बैंक से कल बोला है भाई 145 में बुक कर लो, वो कहते हैं नहीं। भाई 150 में कर लो, वो कहते हैं जी नहीं। भाई तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो करेंसी की, पाक रुपये की जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा मशकूक हो गई, चकूक हो गई थी और डॉलर बढ़ता चला जा रहा था, मार्कअप बढ़ते चले जा रहे थे, ड्यूटीज़ उन्होंने लगा दी जिससे आपने देखा कि रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी महंगा पड़ा। तो हमने एसओएस भेजा कि भाई हमसे आके मिलें। हालांकि मैं तो इस्लामाबाद में मिलकर आया था 2-3 हफ्ते पहले इमरान साहब से भी, असद उमर, रज़ाक दाऊद से, लेकिन कल जो सूरत हाल थी फेडरेशन में एक दिन पहले पूरे पाकिस्तान के लोग जमा थे इश्यूज लेके कि भाई फैक्ट्रियां बंद हो गई फैसलाबाद में। आज भारत स्टेट बैंक के बारे में है कि 186 अरब रुपए से टेक्सटाइल के
फंस चुके हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी तशवीशनाक है। मैंने मुख्तलिफ हुकूमतों से डील किया, खुद भी मैं सीनियर पोजीशनों पर रहा हूँ कैबिनेट वगैरह में, इतनी बुरी हालत मैंने नहीं देखी। और चले हालात ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक रोड मैप होता है। कल फिर हमने जब इमरान साहब से बात की, हमने एक दिन पहले पूरा एजेंडा बनाया था, उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज वाले अकील करीम डेडी और आरिफ हबीब और ये सब ये भी मिले थे। तो मैंने भी यही कहा कि भाई आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कौन इंडस्ट्री लगाएगा? डॉलर जो है वो 150 पे बैंक है जो बुक करने को तैयार नहीं है, मार्कअप 14% हो गया है, न्यू कनेक्शन गैस के आज नहीं है, बैंड है। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल वाटर कनेक्शन बैंड है। तो कौन सी इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं कि नई इंडस्ट्री लगाएं, सनतकारी का अमल को बहाल किया जाए? कैसे बहाल किया जाएगा? और हमने उनसे ये भी कहा कि हमारे रिफंड आपने नहीं दिए 250 अरब के, वो रिफंड दें, हमारा कैश फ्लो खत्म हो गया, चोक हो गया। अब हमारे पास पैसे नहीं है, या तो बैंक से इतने पैसे हम मजीद लें, या अपनी एक्टिविटीज हम सुकड़ें, उसको कटेल करें। तो इस पर एक बात असद उमर साहब ने कही कि नहीं, एक बात मैं आपको बतलाऊं, गौर से सुने। आप 250 अरब के अपने रिफंड करें, 5 साल के मुस्लिम लीग नून हुकूमत के जो रिफंड टोटल देने 3000 अरब रुपए कहां से मैं दूंगा? हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई। हमने कहा ये 250 नहीं दे रहे तो 3000 का क्या होगा? तो हमने कहा तो फिर क्या हम बंद कर दें? आपने मुझसे वादा किया था असद उमर साहब जब कराची में फेडरेशन में आए थे कि हम डिस्काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट एक इशू कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि कोई पेपर ऐसा होता है कि जिसको आप बैंक के पास जाएं तो बैंक उसको डिस्काउंट करके आपको पैसे फौरी तौर पे दे देगा, वो अपना इंटरेस्ट ले लेगा। हम तैयार थे उसके लिए। तो अमाद साहब से फिर मैं कल मिला, मैंने कहा आपने वो इशू करना था। तो कहते हैं कि जी हम वर्क इस पर कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद मेरा यह है कि कल इमरान साहब ने तो लोगों को यकीन दिलाया कि मुश्किल हालात हैं, थोड़ा देर हिम्मत पकड़ें, सब्र करें, हालात सही हो जाएंगे। IMF के बारे में उन्होंने कहा कि जी वो हम पे बहुत सख्त शराइत लगा रहा है, कर्जा तो हम ले सकते हैं लेकिन बहुत सख्त है, आपकी चीखें निकल जाएंगी। तो हम नेगोशिएट कर रहे हैं, लिहाजा IMF के बारे में अभी हम आपको नहीं बतला सकते कि क्या शराइत पे हमारा उनसे बातचीत हो रही है। तो इस तरह की कंडीशंस आप ये बता रहे हैं, सारी की सारी चीजें डिस्कस हुई। जो मुझे आपकी बातों से महसूस हो रहा है वो ये महसूस हो रहा है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मैं आपको कंसीडर करूं, एक सीनियर तरीन ताजिर रहनुमा अगर कंसीडर करूं, एक सीनियर पॉलिटिशियन अगर आपको कंसीडर करूं, तो इट मींस आप एज सच सेटिस्फाई नहीं दिखाई देते गवर्नमेंट की ना सिर्फ पॉलिसीज से। इनफैक्ट अगर कल वाली मीटिंग की भी मैं बात करूं तो वो कोई आपको बेहतर सूरत नहीं ज्यादा परेशान होकर आए पसीना पोंछते हुए। उसकी वजह यह है कि कोई रोड मैप तो दे दें, कोई प्लान तो दे दें। मैं जो उनसे कहता था असद उमर साहब से कि आपको बैलेंस शीट पता थी ये जाने वाली हुकूमत ने क्या मैस किया, बिल्कुल आपको पता है एक्सटर्नल अकाउंट का लॉस 18 अरब रुपए है, आपको पता है तिजारती खजाना 35 अरब रुपए है, आपको पता है रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपको पता है रुपये को आर्टिफिशियली उन्होंने 102 के ऊपर रखा हुआ था। तो आपने इसका कोई प्लान बनाया होता, कोई वर्किंग की होती, ताकि जब आप हुकूमत संभालते जिसपे आपको लोगों को उसके वोट मिला है वो चीज ये बेहतर गवर्नेंस करेंगे, तो वो कोई चीज क्यों नहीं की? होमवर्क नहीं, आप ये होमवर्क की बात करते हैं। मैं जब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करता हूं, उस वक्त के हमारे वजीर खजाना के जो स्टेटमेंट है दे वर कंप्लीटली चेंज। अगर मैं अब के स्टेटमेंट से काउंट करूं, ट्रेड डेफिसिट की जब आप बात करते हैं तो वो भी स्टेटमेंट चेंज दिखाई देते हैं। हालांकि हम ये बोलते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक हमारा भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये सिचुएशन ऐसी है जिस तरीके से बताई जा रही है, या तो वैसी है मैं ये समझता हूं आप प्रैक्टिकली महसूस कर रहे हैं? मैं बड़ा मुस्बत हूं, मेरे कॉलम नहीं, बिल्कुल हाँ, टीवी में मैंने हमेशा आपके साथ एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की बड़ा पॉजिटिव बात करता हूं, लेकिन पहली बार मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे मसले हल होंगे। कोई रोड मैप नहीं है, हाँ। कोई प्लान नहीं है। और फिर हमने उनसे ये कहा कि देखें, आप नई सनत लगाने की बात करें, पहले पुरानी को तो चला लें। पुरानी बंद हो रही हैं। आप GIDC का एक गैस में उन्होंने सरचार्ज लगाया जिसको कहते हैं गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज। वो कोर्ट में गए सब लोग, तो अब वो कोर्ट में जमा हो रहा है, तो हुकूमत को भी नहीं मिल रहा है और सनतकारों के जेब से भी जा रहा है, कोर्ट में जमा हो रहा है एक तवील अरसे से।
मैंने कहा इसको खुदा के वास्ते पे बैठ के बिजनेस कमेटी के साथ इसको हल करें आप, उसका रेट कम करें, उसको ख़त्म करें, कुछ करें आप। गैस की कीमतें ऑलरेडी आपकी बहुत ज़्यादा हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $41 बिलियन हो गई है, जिसमें 90% टेक्सटाइल का है। ना वहाँ पे कॉटन पैदा होती है ना यार्न पैदा होता है। क्यों हुई है? पॉलिसी फेवरेबल है। हमने आपसे ये कहा है कि भाई देखें, हमारी डॉलर को डिवैल्यू करके आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल ठीक। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी में आपको बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कैसे से डॉलर जब डिवैल्यू होता है, फर्ज करो 8% डिवैल्यू हुआ, तो बायर रात को फोन करता है 8% डिस्काउंट दे दो इस प्राइस पे, बिल्कुल ठीक, तो ये ऑर्डर पकड़ लें आप। अदरवाइज जो हम डेस्परेट सेलर जो होता है वो कहता है 5 ले लो, वो कहता है जी 8 दे दीजिए, फिर हम कहते हैं लो। तो वो जो करेंसी का आपको फायदा हो रहा था वो तो आपने पास ऑन कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ती है? एक्सपोर्ट बढ़ती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने से। आपकी पैदावारी लागत बढ़ गई है, आपके एक्सपोर्ट पे टैक्सेस इनडायरेक्ट, आपने एक्सपोर्ट को भी रेवेन्यू कमाने का जरिया बनाया हुआ है। आपके बिजली की और गैस की कीमतें हाईएस्ट इन द रीजन है। बांग्लादेश में हमसे 1/3 प्राइस पे गैस है। आपकी बांग्लादेश से वेजेस जो हैं उसकी अगर 600 से 800 टका है तो आप 8,000 टका है तो आपके 15,000 रुपए जो है उसके वो मिनिमम वो है जो वेजेस है। तो आपको अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करेंगे तो आपको, हमें क्वालिटी का इशू नहीं है, हम वी आर नन टू नंबर 2। मेन चीज तो ये कि आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो बढ़ गई, चुपके से बढ़ते बढ़ते अब जाके आप आउट हो गए, अब आप गैर मुकाबलती हो गए, अब आप बायर की पहली चॉइस नहीं है, आपका पहली चॉइस बांग्लादेश है, ठीक है, पहली चॉइस वियतनाम। इस वक्त हमें जनाब जुबैर मोतीवाला साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनकी तरफ भी जाएंगे और उनसे भी जरा इन्हीं हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। जुबैर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। सर, ये बता दीजिएगा कि जिस तरीके से मुतअद्दिद बार आप हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में अपनी राय का इजहार करते रहे हैं, अगर मैं आपसे ये पूछ सकूं कि जिस तरीके से ताजिर बिरादरी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर से होने वाली मीटिंग में भी किया, ये बता दीजिएगा कि आया अब क्या मुतमईन दिखाई देते हैं आप जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं समझता हूं कि देखिए, बिजनेस कम्युनिटी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें इसको आपको सेक्टर वाइज तकसीम करना पड़ेगा। एक हमारा सेक्टर है जो इम्पोर्टर और ट्रेडर्स हैं, दूसरा सेक्टर है वो जो एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब अगर एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर्स की आप बात करते हैं तो वो मुतमईन नहीं है। उसकी वजह ये है कि 150 अरब से ज्यादा के रिफंड रुके हुए हैं हमारे। ये हमारी लिक्विडिटी है। आप ये समझें कि ये जो पैसा है, इसको जब हमारा पैसा जब गवर्नमेंट ने रोका तो हम इसी पैसे की जगह पे मुतबादिल पैसा हमने बैंक से लिया है और उसका कंटिन्यूस इंटरेस्ट उसके ऊपर भर रहे हैं हम। तो आप ये देखिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने की रज़ाक दाऊद साहब बात कर रहे हैं, असद उमर साहब कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, रीजन में सबसे ज्यादा है। सारी बातों को कबूल करने के बाद अगर हमसे ये कहें कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट क्यों ज्यादा है, तो उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने उसकी पूरी प्रेजेंटेशन बना के रज़ाक दाऊद साहब को मैंने दी है, उनको मैंने पोस्ट किया है कि देखें हमारा गैस और उनका गैस, मैंने डॉलर टर्म्स में सारा बनाया है। हमारा अगर 4.85 है, उनका 2.86 है। अब आप मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि आप मुकाबला करें या कोई और बात कर सकते हो। बात यह है कि सिर्फ गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरह से है, पानी भी इसी तरह से है। मिनिमम वेज में इतना बड़ा फर्क है कि आप हमारा $123 बनता है मिनिमम वेज और इंडिया का 98 है और बांग्लादेश का 59 है। तो आप मुझे बताएं 59 कहाँ और 123 कहाँ। आप अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जब आप बात करते हैं तो ये जब तक इसको कम नहीं करेंगे, जब तक देखिए एक होता है इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, जब तक आप इनेबलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। व्हाट इज इनेबलिंग एटमॉस्फेयर? क्या है कंड्यूसिव, क्या चीज है? कोई ऐसी कोई मेरी अपनी कोई फाइंड नहीं है। देखिए, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर वो है कि मैं compete कर सकूं मेरे कॉम्पिटिटर से। मैं GSP प्लस मिला, बहुत अच्छा हो गया, यूरोप के अंदर हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है। अब हम बांग्लादेश के बराबर हैं, लेकिन उसको क्या कहिए कि आप 21 से 22% आपकी कॉस्ट डूइंग बिजनेस ज्यादा है। ये तो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और एक्सपोर्ट सेक्टर। मैं आपको ये कहता हूं कि हम पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो मैं नहीं समझता कि कोई और मुल्क
इस तरह के वसाइल रखता है, इस तरह की एक्सपर्टीज रखता है। हमारी जो एक्सपर्टीज है वो आप देख लें, इस हालात के बावजूद देखिए, अगर मेरी कॉस्ट 30% ज्यादा है तो फिर इसका मतलब लामाला मेरा दाम बांग्लादेश के 10 से 15% ज्यादा होगा ना। बिल्कुल ठीक। तभी तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं 11 से 12 बिलियन की एक्सपोर्ट फिर भी कर लेता हूँ टेक्सटाइल में, इसका मतलब मेरी क्वालिटी सुपीरियर है। अगर इस सुपीरियर क्वालिटी के साथ अगर मुझे इवन फील्ड आप दे दें और बराबर अगर हो जाऊं मैं, तो मामला आप ये कदरे बेहतर हो सकते हैं। लिमिट। और मैं आपसे दावा, इस बात आज मैं आपके तवज्जुह से एक दावा करता हूँ, वो ये है कि ये जो $33 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश का टेक्सटाइल का, ये उनका नहीं है, ये मेरा है, ये पाकिस्तान का है। क्योंकि हमने उनको स्पेस दी, उनको जगह दी, हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर बाकायदा कॉन्स्पिरेसी के साथ हमने बांग्लादेश को जगह दी कि तुम आ जाओ। नॉट ग्रोइंग अ सिंगल केजी ऑफ कॉटन, और हमारे यहाँ 13 मिलियन बेल्स कॉटन होती हैं, जिसके अंदर हम लोवेस्ट इन द वर्ल्ड वैल्यू एडिशन करते हैं। हमारा वैल्यू एडिशन $1.17 बिलियन है पर एवरी मिलियन बेल। अगर हमारा ये है और बांग्लादेश का $6 है, तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है ये बात करते हुए, इस प्रोग्रामों में जाते हुए भी और इस तरह की बात करते हुए। अब इसमें सवाल ये कि हमारा कसूर है या गवर्नमेंट का है? आप तज्जिया करें, लोगों से पूछें, जो मैंने आपको हकायत बताए वो क्या है। और मैं ये कहता हूँ, ये गवर्नमेंट तो अभी भी हमारी बात सुन रही है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है। हाँ। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हमारी बात सुन रहे हैं और रिफंड करने की बात कर रहे हैं। परसों की मीटिंग में भी असद उमर साहब को जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक वो लोग रोक के बैठे थे, हमको तो 3 महीने हुए हैं और मैं 5 बिलियन दे दिए हैं। 5 बिलियन मैं दिसंबर तक दे दूंगा और आइंदा जनवरी से पूरा प्रोग्राम में दूंगा और आगे पैसे दूंगा। तो ये तो मतलब ये कि खुशाइन बात है। रज़ाक दाऊद साहब घंटों हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करते हैं कि इसको कैसे हमने ठीक करना है। तो हमें आगे सिमत तो इनकी है, लेकिन वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज। अच्छा, जुबैर साहब कथा कलामी मैं कर रहा हूं सर कथा कलामी मैं कर रहा हूं। आपने बड़ी अच्छी बात की और हर बार आप यही गुफ्तगू करते हैं। मैं जरा मिर्जा साहब को भी शामिल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, जिस तरह जुबैर साहब ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह, और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि विल तो मौजूद है, लेकिन वसाइल की तंगी की वजह से गवर्नमेंट भी डिलीवर नहीं कर पा रही और बाज़ाहिर सिचुएशन ये रखती है। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी होती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी टीम के हमरा ये सारी की सारी बातें सुनते हैं। आप जैसे लोग मौजूद हैं, जुबैर साहब जैसे लोग मौजूद हैं, और कई सीनियर लोग हैं कि जिनसे मशवरे भी किए जाते हैं। आपके ख्याल में उन पर अमल दरामद किया जाता है, या तो सिर्फ और सिर्फ सुनवाई होती है और फिर जो है वो फिर बात आगे निकल जाती है? देखिए, एक पहली चीज तो यह है कि जुबैर भाई ने जितनी बातें कही हैं उसमें मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। हम भी यही आर्गुमेंट्स देते हैं कि हमारा मेन मसला एक्सपोर्ट कम होने का जो है या न बढ़ने का, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। आप टैक्सेस लगा के खुश होते रहे, एक्सपोर्ट के ऊपर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने लगा दिए, लेकिन आज से आस्ते वो एक्सपोर्ट अनकम्पिटेटिव बन गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सवाल ये कि मुझे डाउट नहीं है इमरान खान साहब की नीयत के ऊपर। कल वो भी बेचैन थे, कल उनमें भी कंसर्न मुझे नजर आया कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेसमैन पैसा कमाए। ये उसने लफ्ज़ 2 बार कहा कि प्रॉफिट कमाए आप, ताकि वेल्थ अकुमुलेशन हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो। मैं उसके फेवर में हूं, लेकिन कैसे बनाएंगे हम पैसा? अगर अभी एट पार भी हो जाएं तो हम हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, मैं तो माइनस में हूं, रेड में हुआ हूं। आपको लेवल पे भी लाने को अपने आप को। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सब लोग के पास एक ही इशू है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, और हमने बताया किन किन जगहों पे बढ़ी है। ये नहीं हम जनरल बात कर रहे हैं बढ़ गई है लिहाजा कम कर दो 50%। हमने बताया है कि गैस में क्या आपका फर्क है, बिजली की कीमतों में क्या फर्क है। 7-8% डायरेक्ट टैक्सेस जो आपने हम पे लगाए हुए हैं वो गुना है। एक्सपोर्ट पे कहीं पे टैक्सेस नहीं होते, फैट फ्री होता है, यानी 0 रेटेड होता है एक्सपोर्ट। तो हमने उनसे बात की है, लेकिन या तजर्बे की लैकिंग है इस टीम में, वो मैच्योरिटी, वो लेवल नहीं हमें नजर आ रहा कि हम सिरा कहां से पकड़ें। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम टाइम भी देना चाहते हैं उनको, ठीक है, और हम पूरी तरह से फेडरेशन कोऑपरेट करने को तैयार है उनके साथ। ठीक। लेकिन
अगर आपने इस तरह से इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो फिर और मामलात नहीं करा, मजीद गंभीर तो हो हम सकते हैं। मजीद फैक्ट्रियां बंद होंगी। एनपीएल बैंकों के जो हैं, अब देखें उन्होंने कल एक बात बड़ी अच्छी कही, कराची की जब मसला हमने उठाया कि 6 मंजिला से ज्यादा इजाजत नहीं है, जी, तो बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस साहब से बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, इस मसले को वाकई में हम कराएंगे क्योंकि लोगों की जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसी तरह से इनक्रोचमेंट में भी हम कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये शहर की भलाई और बेहतरी के लिए है। वो भी सर्कुलर रेलवे अगर चलेगी तो इसके ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे, लेकिन कुछ मतबादल दें, कोई कंटीजेंट प्लान बनाएं, कोई ऑल्टरनेटिव उनको दें, ताकि ये जो लोग हैं जिनके चूल्हे बंद हो रहे हैं, ये आप एक तरफ बात करते हैं 1 करोड़ जॉब देने की, दूसरी तरफ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है जुबैर साहब, सर ये मुझे बता दीजिएगा, मिर्जा साहब ने आपकी तमाम तर बातों को सेकंड किया। सर अगर एक मैं आम आदमी के लिए जानने की कोशिश कर सकूं जो कि एक आम अपनी दुकान चलाता है या काम करता है, सर आप किसी के पास भी इस वक्त चले जाएं, हर कोई ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि जी बिजनेस की सिचुएशन बड़ी खराब है। आप अगर एक माकूल बिजनेसमैन के पास चले जाएंगे, वो भी यही कहता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसकी असल वजह क्या है, और क्या लोगों में ये उम्मीद दिलाना चाहेंगे कि ये अनसर्टेनिटी आने वाले वक्तों में कम होगी? क्योंकि लोग तो उम्मीद यही लगा के बैठे हुए थे, लेकिन बजाहिर लगता यह है कि हर गुजरते दिन के साथ ये अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। जुबैर साहब देखें, बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तकरीबन कोई 36 साल से कारोबार करता हूं। ठीक, मैंने अपनी 36 साल की कारोबारी जिंदगी में लिक्विडिटी क्राइसिस जो आज है वो कभी नहीं देखा। बिल्कुल, आपने भी सेम बात की। लेकिन बात यह है कि इस तरह का लिक्विडिटी क्राइसिस और इस तरह की मनी क्राइसिस हमने देखी। अच्छा। अब उसकी वजह अगर हम जानना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस है जो सही चल रहा है, एक भी नहीं। इसकी वजह यह है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, या इसको आप ग्लोबल सिनेरियो में भी देख लें, अगर रीजन के अंदर भी, तो सब जगह जो है ना, अब दुबई के हालात देख लें, दुबई में भी कभी ऐसे हालात नहीं थे जैसे आज हैं। जितनी क्राइसिस है और जितना कारोबार कम है वो पहले कभी भी नहीं देखा। जब इस तरह के हालात के अंदर जब आप बात करते हैं, जब आगे जाते हैं, तो मुझे तो ये नजर आता है कि ये जो एक टर्मोइल है पूरे का पूरा, वो पाकिस्तान में भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त जो पोजीशन है, इसको मेरी एनालिसिस ये है कि जो बाइंग पावर है लोगों का, एटलीस्ट जो पोटेंशियल बायर्स हैं मिडिल क्लास का, वो बहुत इरोड हुआ है पिछले दिनों के अंदर, पिछले 2 सालों के अंदर, पिछले 3 सालों में। उसकी वजह ये है कि महंगाई बहुत हुई, इन्फ्लेशन बहुत हुआ, और जब हम इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखते हैं तो इतने नजर नहीं आते। आप इन्फ्लेशन अगर देखें तो बड़ा कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है पिछले 3 साल की, जो फिगर स्टेट बैंक के हैं। फिर ये क्या है, तो फिर हमने इसको और एनालिसिस करते हैं कि है क्या। देखिए, बात यह है कि इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आते हैं वो कोर इन्फ्लेशन के नंबर्स होते हैं, किचन इन्फ्लेशन के नहीं होते। अच्छा। अब एक आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है, वो तो मैं समझता हूँ आज ज़कात का मुस्तहिक हो गया है। जी बिल्कुल, जो सूरत हाल है। 2 बच्चे और 2 माँ बाप हैं तो नहीं हो सकता। इसलिए आप देखें, आपकी सबसे पहली जरूरत जो है वो खाना पीना है, जो इंतहाई महंगा हो गया। उसके बाद आपका छत है और मकान का किराया है, और बेसिक यूटिलिटीज आपकी आ जाती हैं। बात ये, इन तमाम चीजों को जब देखते हैं तो पैसे, बाकी चीजें जिनकी हम बात करते हैं, मैं कपड़े में टेक्सटाइल का काम करता हूँ, टेक्सटाइल के उसको पैसे ही नहीं है। वो 3 जोड़े बनाता था, अब 1 बनाएगा या नहीं बनाएगा, काम चला लेगा। तो उसी से जो है ना सारी लिंक्स हैं, और इन तमाम चीजों को चलाने के लिए, इस पहिए को चलाने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम लोगों की जो जरूरियाती जिंदगी है उसके दामों को कम करें। मुझे एक वाकया याद आता है, रेगन के जमाने में बड़ा रिसेशन था अपना यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसके अंदर रेगन ने ये किया कि वहां हर घर के पास गाड़ी होती है, 2 गाड़ियां, तो उसने एक काम ये किया कि $200 पर गाड़ी ऑन एन एवरेज बेसिस पेट्रोल का खर्चा कम हो जाए। अच्छा। तो एक फैमिली के पास $400 महीने के आ जाएंगे, और वो स्पेंडिंग इकोनॉमी है, वो उसने उस पहिए को चला दिया। लोगों को जो $400 बचे उससे उन्होंने खरीदना शुरू किया जो उन्होंने इतने टाइम से नहीं खरीदा था। जब वो एक दफा पहिया चल गया तो उसको आज भी उसका नाम है रेगनोमिक्स। अब इकोनॉमिक्स होता है, एक रेगनोमिक्स है, जो रेगन के जमाने में रेगन ने इंट्रोड्यूस की।
तो आज हमको ये करना पड़ेगा, कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना यहाँ बहुत बड़ा जो है ना प्रॉब्लम इस कारोबार जितना हो रहा है इस मुल्क में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है जुबैर साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे सर काइंडली कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि विल भी मौजूद है, फिर कोशिशें भी की जा रही हैं, काविशें भी की जा रही हैं, करंट सिचुएशन भी हमने मालूम कर ली। ऐसे में कुछ अनसर्टेन सिचुएशन और भी हुई जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया, जिसमें स्टॉक मार्केट की आपने बात की, जिसमें डीवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी की आपने बात की। तो सर क्या हमें पूछगछ करनी चाहिए कि जी यकदम किस तरीके से कौन है कमात दे देता है? मेरा आज का कॉलम जंग अखबार में ये मैं जरूर आपसे जानने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब मैं जरा आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जहां एक तरफ हम एक जनरल पर्सपेक्टिव की भी बात कर रहे हैं, वहीं आपकी जुबैर साहब की थोड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर लेकिन डिफरेंसेस जहां पर होते हैं वहां पर गालिबन ये सोच भी जहन पे आती है, चूंकि मैंने इब्तिदा में भी आपका तारुफ कराया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप में आपका शुमार होता है, तो कहीं ऐसा ये वजह तो नहीं है कि जी आप अगर ये डिफर कर रहे हैं ओपिनियन से के लिहाज से या पॉलिसीज के लिहाज से, तो उसमें कुछ सियासत भी हो? हालांकि आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन तमाम बिजनेसमैन जो वहाँ आए हुए थे, अभी आपने जुबैर साहब से बात की, उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बातें कही जो मैंने आपको कही है, और मैं किसी भी सूरत में इस चीज़ को सियासी रंग नहीं देना चाहता। ये एक बिजनेस कमर्शियल इकोनॉमिकल इश्यूज है, उसको हमने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ व्यूवर्स के सामने रखें। मैं कभी भी नहीं इतना गलत सोच सकता हूं कि उसको मैं सियासी पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बतला रहा था कि देखें, लोग इसलिए परेशान हुए कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है वो झटके लगे। डॉलर आपका जब डिवैल्यू हुआ और 140 पे पहुंचा, तो रातों रात आपके कर्जे जो है 750 अरब रुपए के दूसरी बार की जो डिवैल्यूशन है उससे बढ़ गए। ये वो कर्जे थे जो ना लिए गए ना इस्तेमाल हुए। जी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये कन्वर्जन की वजह से बैलेंस शीट में आपके आ गए। तो लोगों ने अपना जो जिनकी शिपमेंट्स आ रही थी वो कोई पोजीशन ही नहीं ले सकते हैं कि भाई वो डॉलर कितने में उन्हें फ्यूचर में मिलेगा। मैं फेडरेशन में सैटरडे वाले दिन टॉप के लीडर्स बड़े बड़े ग्रुपों को बुलाया था कि हम एजेंडा बनाएं जो प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। उसमें 3 ग्रुप जो पाकिस्तान के बहुत बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने कहा कि जी अब हम एक्सपेंशन का हमारा कोई प्लान नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, बिजनेस एक्सपेंशन का कोई प्लान नहीं। कोई प्लान नहीं है, एग्जिस्टिंग हमारी सनत चल जाए तो बड़ी बात है, हम उसके लाले पड़े हुए। जहां पे इस तरह की सूरत हाल हो जाए वहां पे मायूसी और होप जिसे कहते हैं ना, लोग छोड़ देते हैं। मैं फिर भी बड़ा पॉजिटिव आदमी, ग्लास को हाफ फुल कहने वाला। आप ऑप्टिमिस्टिक को अगर देखें तो मैं ये समझता हूं इनको ये चाहिए कि आप एक्सपोर्टर्स को तवज्जो दें। दे आर द मोस्ट रिलायबल अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जहां जहां बढ़ी है वहां कम करें। तो बैर भाई ने भी वर्किंग दी है, हमने भी वर्किंग दी है, बिजनेस काउंसिल्स ने भी वर्किंग्स दी है, उनमें जो चीजें कॉमन हैं उनको तो मान लेना। बिल्कुल ठीक। और उसको सही करें, फंड्स को रिलीज करें, आपको इससे ज्यादा आपको पैसे मिल जाएंगे, जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अगर आपकी 3-4 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है आपके ये रिलीज करने से रिफंड्स, तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है। और आखिरी चीज जो है वो ये है कि पॉलिसियों में तसलसल रखें। खुदा के वास्ते पे ये जो यू टर्न का लफ्ज आया था और उसको फिर उसकी नहीं, अब तो सर लीडरशिप के साथ उस यू टर्न को जोड़ दिया गया। तो अब यू कैन नॉट टेक इट एज अ नेगेटिव टर्म। देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सरमायाकार के लिए कंसिस्टेंट पॉलिसीज जो है वो सबसे जरूरी होती हैं। वो ये कभी सोच भी नहीं सकता है कि जो चीजें हमें आज दी हैं कल किसी स्टेज पे यू टर्न से वो विड्रॉ हों या उसमें कोई तब्दीली की जाए। लिहाजा अगर हम बड़ा वाज़ा मैसेज देना चाहते हैं इन्वेस्टर को, सरमायाकार को, तो हम यही बोलें कि जी हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं और रहेंगी। देखिए एतमाद बहाल कर, और कल इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा कि मैं जो आज मिल रहा हूँ आप लोगों से, वो आपका कॉन्फिडेंस को मैं रिगेन करना चाह रहा हूँ।
ठीक, जुबैर साहब जरा ये बता देगा, जहां हम बहुत सारे डेफिसिट की बात करते हैं वहां एक ट्रस्ट डेफिसिट भी एक होता है, जिसको एड्रेस करने के लिए अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी कोशिशें भी की जा रही हैं। सबसे पहले तो मुझे क्विक एक अगर आप जवाब दे सकें, आपको लगता है कि वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा रहा है विद इन द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स और जो आपके बिजनेसमैन की जो जितनी रिप्रेजेंटेशन होती है उनका, तो वो एक डेफिसिट जो था वो कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है सर? पहले ये मुझे अगर आप बता पाए सर। सॉरी, मैंने सुना नहीं जी जुबैर साहब, एक ट्रस्ट डेफिसिट की भी एक टर्म थी कि जी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता था, जो बिजनेस कम्युनिटी है, और फिर काफी ज्यादा तहफुजात होते थे, तो उस ट्रस्ट डेफिसिट के ऊपर गवर्नमेंट काम का ख्याल में मेरा ख्याल है कि मैं वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग वन हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स, जो ना मेरा ख्याल है कि वो कोशिश कर रहे हैं काम करने की, बिल्कुल, ये तो इसमें कोई दो बातें नहीं है। कम से कम जो वो बातें कर रहे हैं ये वही बातें हैं जो हम चाहते हैं कि ये होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वो बात करते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने की या लोकल दें, अब जो इस वक्त जो काम हो रहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री में, मैं आपको बताऊं वो इस पे काम हो रहा है कि आरडी जो लगी हुई है कि उन्होंने एक साथ लगा दी ब्रेक लगाने के लिए इम्पोर्ट्स को, उसमें उसकी जद के अंदर एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल भी आ गए और जो है भी आ गए, इन तमाम के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। और रॉ मटेरियल्स को रजाक दाऊद साहब ने कहा है कि इट विल बी ब्रॉट टू ज़ीरो। अगर ये रॉ मटेरियल को जीरो पे ले आते हैं, मतलब हर तरफ से वो काम कर रहे हैं जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो। एक तरफ से डॉलर की वैल्यू हो गया है, उसकी थोड़ी बहुत एडवांटेज मिलेगी, लेकिन डॉलर की जो एडवांटेज है वो 30% मेरे हिसाब से, क्योंकि 65-70% जो होता है ना इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमको 30% का वहां से एडवांटेज मिलता है। खैर वो भी बायर बेग साहब ठीक कह रहे हैं, वो बायर जो मैसेज भेज के मंगवा लेता है कि जी हम कोई आपके ये आया विंडफॉल, हम हमारा हिस्सा कहाँ उसमें सबको दे दें, लेकिन बहरहाल उससे भी कुछ मदद मिलेगी, कुछ मदद ये रॉ मटेरियल जीरो रेट होने से मिलेगी। कुछ ये जो 5-0 रेटेड सेक्टर्स हैं जो कि मेन हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनकी जो गैस की प्राइसेस को उन्होंने फ्रीज किया है 600 रुपए पे, उससे मदद मिलेगी। और अभी बिजली की बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बिजली के दामों में भी कमी होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि पानी के बगैर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। बिल्कुल ठीक, पानी की बेसिक रॉ मटीरियल इसी में बड़ा मुश्किल से अवेलेबल है। अब एक नोटिफिकेशन पता नहीं कैसे निकाल दिया कि जी 1 लीटर पर लीटर 1 रुपया, वो भाई मिनरल वाटर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपने जो है नोटिफिकेशन कोई अजीब किस्म का नोटिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा हमारी, मेरा ख्याल है कि वो मिनरल पानी के लिए ही है, लेकिन अगर उस पानी के लिए तो आप इसका कंपैरिजन ये समझ लें कि पानी जो 2.5 पैसे का लीटर है उसको ये कह रहे हैं 1 रुपए का लीटर कर दो, यानी कि जो मेरी जो सेल्स हैं उसके मसावी पानी की कीमत वो मांग रहे हैं। तो अब मैं उसका क्या कहूँ? नहीं, वो तो स्पेसिफिक सर, चूंकि साफ पानी के हवाले से मामला चल रहे हैं, वो मिनरल वाटर के हवाले से स्पेसिफिक है, इस हवाले से भाम जरूर मौजूद है। जुबैर साहब जरा क्विक अगर आपसे मैं जानने की भी कोशिश कर सकूं, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जी पे दर पे क्राइसिस यहाँ पर हम देखते ही चले आए हैं, हम ये देखते हैं अभी रिसेंटली हमने देखा कि जब आप एक दिन सोते हैं तो डॉलर अगर स्टैंड कर रहा था 136 पे, तो नेक्स्ट डे हम उसको जाते हुए देखते हैं टिल 146, गो के उसी दिन वो 139 पे वापस भी आता है। सर जो ये फ्लक्चुएशन है, डू यू थिंक इसके बारे में भी इंटेरोगेट करना चाहिए कि कहीं इसके कोई स्पेसिफिक बेनिफिशरीज तो नहीं है? साथ साथ जहां एक तरफ डॉलर की हम बात करते हैं, वहीं इससे जुड़े और दीगर मामला हैं। स्टॉक मार्केट को हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट एकदम जो है वो बिल्कुल डाउन चली जाती है और क्रैश तक की सूरत हाल हो जाती है। सो डू यू थिंक कि इन तमाम तर मामला को भी परखने की जरूरत है कि कहीं एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप तो नहीं है जो कि इसका बेनिफिशियरी हो? सर देखिए जी, बात यह है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका नाम है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान। जी बिल्कुल। तो बात ये इसमें हम जो 70 सालों से जो देख रहे हैं, किसी बात को आप इसको मतलब ये खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह की एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं और आई, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज को हमने देखा बड़ा स्टैटिक ऊपर और नीचे जाते हुए, तो मतलब ये कि कोई चीज खारिजुल इम्कान नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये जो चीजें हैं, अगर आप इनको गौर से देखें, तो आपको सबाब के साथ अगर देखें आप उसको, तो आप ये देखेंगे जब है आपका जब IMF के साथ मुलाकात होते हैं, फिर उसके बाद 100 साल तकरीबात जब होती हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है तो यू टर्न के ऊपर तस्वीर करते हैं 100 दिन की जो है। अब वो आप मुझे देखें उस स्पीच में उन्होंने कहा कि IMF ने बड़ी कड़ी शर्तें रखी, इसलिए हमने IMF से जाने का भी फैसला किया, उसके ऊपर सोच कर रहे हैं और जनवरी में मीटिंग करेंगे, यही कहा आप सबने सुना। अब उसके साथ साथ
कहा कि उन्होंने कहा कि गैस की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, बिजली की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, आपको रुपए की कदर में कम कीमत को कम करेगा। अब अगर ये IMF की शर्त जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर ने वो बात कही है, तो लामाल जो है ना इम्पैक्ट आता है मार्केट के ऊपर। मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है। आपकी स्टॉक मार्केट और जो मनी एक्सचेंज मार्केट है, इसके अंदर सेंटिमेंट्स का बड़ा दखल होता है, स्टेटमेंट्स का बड़ा दखल होता है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल का बड़ा दखल होता है। तो वो जो सुबह होना था उसमें जो ये हुआ, अब जब हो जाता है जैसे आप 146 हो गई, ये कभी भी 146 ऐसे ही होता है। उसके बाद करेक्शन आते हैं, करेक्शन आके लाना होता है, उस जगह पे लाके खड़ा रहता है। जब आपने इसको रोकना होता है मसनूई तरीके से, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत है जो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। आज वो कीमत देने के लिए हमारे पास नहीं है। पहले जब थी तो हम उसको अपने मयार के हिसाब से रोकते थे। पहले हमको बता दिया जाता था कि ये 108 और 112 के दरमियान रहेगा, अब इस हिसाब से कारोबार के उस हिसाब से माल बेचें। आज तो मुझे ये नहीं पता कि मैं माल के क्या गिन के बेचूं, 145 गिनूं, 140 गिनूं। बिल्कुल अभी ये बात है। मुझे तो ये पता नहीं कि मैं अपने एक्सपोर्ट को किस वैल्यू के ऊपर काउंट करूं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम अभी हमें बहुत रिफाइन होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हम हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस चल रहे हैं, तो हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी ये सारी चीजें भी हम जो है ना तरक्की याफ्ता की तरह कर सकेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन उसके इस वक्त जो नुकसान आते हैं वो बहुत ज्यादा है। सूरत हाल है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बहुत जरूरत है। PBMs चाहिए इस वक्त। जो आपका इस वक्त का जो आपका बिजनेस मैन है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा लो चला गया है। आई थिंक वी नीड। ठीक है जुबैर साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। सर मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब अब इसको समअप करना हम जरा शुरू करते हैं। एक तो टर्माइल की हम एक देखते हैं और उसका उन्होंने भी मुआवजा किया और सेम आप भी ये कहते हैं कि ठीक है ओके फाइन। अगर हम गल्फ की मार्केट देखें, करंट अपनी रीजन की मार्केट देखें, तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन की हैंडलिंग बड़ा मैटर करती है कि आपके पास बुरे से बुरा वक्त है, उस बुरे से बुरे वक्त में आपने कैसे बिहेव करना है, क्या आपने पॉलिसीज अख्तियार करनी है। तो सर उन पॉलिसीज के हवाले से गवर्नमेंट को व्हाट यू वांट टू से सर? देखिए पहली चीज तो ये है कि IMF के ऊपर बड़ा क्लियर लोगों को एतमाद मिले और ये जाना है ना IMF के पास, इसकी कोई दो राय है ही नहीं। तो दो टोक फैसला लिहाजा आप उनसे नेगोशिएट करें डॉलर रेट के ऊपर, गैस और बिजली की प्राइसेस पे, जिस पे लोग डरे हुए हैं कि IMF के कहने में आके ये मजीद कहां तक लेके जाएंगे, डॉलर मजीद IMF कहता है 150 कर दो, तो क्या वो ये कर देंगे? तो इन चीज़ों से बिजनेस कम्युनिटी की जान निकली हुई है। तो ये एतमाद में कौम को लें और IMF के साथ बातचीत करके एक बेंचमार्क कम से कम लोगों को जरूर एतमाद में लेके बताया जाए, ताकि लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए। दूसरी चीज़ ये है कि जो एनोमलीज हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने की वो दूर करें। मैंने कल भी उनको अपने प्रपोजल में ये कहा था कि देखें आपने प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव पैकेज एक बनाया था ट्रेड इन्हेंसमेंट के लिए, 105 साल के लिए था। उसमें गलती से कमर्शियल एक्सपोर्टर को वो रिबेट नहीं वो रह गया। आपने मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर को दे दिया रिबेट, लेकिन कमर्शियल एक्सपोर्ट, अब कमर्शियल एक्सपोर्टर होता है यहाँ से कपड़ा लेता है, यहाँ से प्रिंटिंग कराता है, वहां से सिलाई कराता है, खुद पैकिंग करके एक्सपोर्ट करता है। जो SMEs हैं जिनको हमें फरोग देना है, आपने उनको रिबेट से निकाल दिया। अब वो बड़े जो मैन्युफैक्चरर है जो डायरेक्ट खुद एक्सपोर्ट करता है, उसको 4-5% का एडवांटेज हो गया और वो आप जो है वो मर गए। आप तो खत्म करें इसके। मैंने कहा कमर्शियल एक्सपोर्टर को भी आप प्राइम मिनिस्टर इन्हेंसमेंट ट्रेड पैकेज में डालें, वो भी उसी कलर का डॉलर कमा के दे रहा है आपको जो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कमा के दे रहा है। वो भी रिजर्व में आपके जो है वो इजाफा कर रहा है डॉलर की, जिसको आपको हद से ज्यादा जरूरत है। ये लकूनास देखें। मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी बात, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की, 2 बार मैंने कॉमर्स मिनिस्टर से रजाक साहब से बात की, मेरे जैसे लेवल पे नहीं हो सका। तो ये एनोमलीज दूर करें, खुदारा एक्सपोर्ट को फोकस करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, IMF को एतमाद में और बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेके जो शक और डर है लोगों के वो दूर करें। आपने शक और डर की बात की, अनसर्टेन सिचुएशन जिस तरह से एक पॉलिटिकल लेवल पे भी हमें दिखाई देती है, जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी है। जिस तरीके से भी जुबैर साहब ने भी बात की, उन्होंने बड़ी दो टोक बात की कि जी जो भी आपके स्टॉक का है मामला, जो आपके डॉलर का मामला है, स्पेसिफिकली जब आप स्टॉक की बात करते हैं
तो वहां पर ये स्टेटमेंट्स, ये सेंटिमेंट्स, ये पॉलिटिकल जो आपके जुमले हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। जी। सर आप हमें कोई किसी से ऐसी भी बात जाके नहीं पूछें, करनी। आप किसी से भी जाके पूछें, एहतसाब जरूरी है, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जो एक अनसर्टेन सिचुएशन है, वो जी नहीं, इस डेट को ये हो ये जाएगा, बड़ा अच्छा सवाल इस आपने डेट करा को है, हो जाएगा, इस पे इस मुझे डेट को जरा हो सा जाएगा। बोलने दें। तो सर ये बहुत अच्छा इसको सवाल कौन है एड्रेस आपका। करेगा? मैं ये कहता हूं, देखें, अच्छे गवर्नेंस का एक हिस्सा है करप्शन पर काबू जी पाना। बिल्कुल, बहुत बेहतर है। एक हिस्सा नॉट Total टोटल focus। गवर्नेंस है। बिल्कुल ठीक। आपने एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, पकड़ धक्कड़ बंद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेट्स अपने हाथ डाली है। बिल्कुल सही है सर। ना? आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा है करप्शन पे काबू पाना, पर 90% जो बाकी चीजें वो तो करें। इकोनॉमी का अपलिफ्ट है, एक्सपोर्ट बढ़ाने का है, नई जॉब क्रिएशन का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, इन चीजों पे आपने वही। अब क्या हो रहा है, जिन्होंने एमनेस्टी में डिक्लेयर कर लिए थे, जी, वो अपने- अब उनको FBR लेटर के आ उनके गया। पास लेटर- मैंने बाजवा साहब से बात की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी बिल्कुल। इस्लामाबाद में। मैंने बाजवा साहब, 2 गलतियां हुई थी इस मुल्क के साथ, एक नेशनलाइजेशन, एक फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट। जी बिल्कुल। तीसरी गलती अब हो रही है कि एमनेस्टी के बाद एमनेस्टी वालों को FIA के और FBR के लेटर आ रहे हैं। बिल्कुल। ये तीसरी गलती है। वैसे ही जैसे फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट हुई थी अपने नवाज शरीफ से, और जैसे नेशनलाइजेशन हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की भी वेटिंग शामिल थी। जी बिल्कुल, जो ऐसा है कि आया। जी आप इस सही तरह है? से इसको ये legalize बाजवा करते साहब से बात हुई। फिर प्राइम मिनिस्टर से मैंने कहा इस्लामाबाद में मीटिंग में, मैंने कहा ये देखिए लेटर आ रहे हैं, अब कौन एमनेस्टी में आएगा? आप सर, तो वो एतबार trust- खत्म trust- हो जाएगा। trust नहीं है trust। ना लोगों का। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी कॉल के ऊपर आगे बढ़े, पेनल्टियां दी हैं, असेस डिक्लेयर करे, रिटर्न में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जाहिर किया उनको। अब आप उनको सजा दे रहे हैं, सोर्स ऑफ फंड्स बतलाओ। तो ये सब चीजें देखिए, हुकूमत बड़ी सेंसिटिव होती है, और सरमायाकार का, बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद को बिल्डअप करना और उसको हासिल करना जो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके एतमाद हासिल किए बगैर आप खक भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने इतनी हुकूमतें देखी हैं, और हाईएस्ट लेवल पे डीलिंग आप जानते हैं तमाम रहती है, जहां पे एतमाद आपने गेन किया हुआ होता है बिजनेस कम्युनिटी का, सरमायाकार का, उसको ये होता है कि नहीं जी, हुकूमत है हमारी, गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग विद अस, हमारे साथ खड़ी है, हाँ। तो हम हर चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त हालात जरा सा ये फीलिंग नहीं आ रही, लिहाजा मैं ये समझता हूं, हालांकि मुझे उनकी, इमरान साहब की नीयत पे आप बार-बार ये कह चुके हैं। अच्छा, मैं बार-बार मुझे सर कोई आप ये बता दिएगा, हमने शुरू में ये देखा ऑस्टेरिटी ड्राइव हम करेंगे, खर्चे कर्टेल हो जाएंगे, प्रोटोकॉल यार, ये बकरियां बेचना, भैंसें बेचना, मुर्गियां भी गाड़ी बेचना, एंटी करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, ये एक छोटा सा हिस्सा गवर्नेंस का। आप खर्चा करें थोड़ा सा ज्यादा, कोई फर्क नहीं, उसके अगेंस्ट अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है आपकी, आपके रेवेन्यू आते हैं, आपके मुल्क में सरमायाकारी होती है, हमने बनिया बन के नहीं चलना है। लेकिन हाँ, गलत ना खर्च हो, लेकिन अगर आपकी गवर्नेंस ही यही चीजों पे आके खत्म हो जाती है, आपके पास बड़े इश्यूज हैं। जाने वाली हुकूमत मैसअप करके गई थी इकोनॉमी का, आपने उसको सही करना है, और आगे एक लोगों को अच्छा रोड मैप भी देना है। सही है ना, कि जेब में हम जेब में हाथ डाल के नया सरमायाकारी करें, उसके लिए दिल जीतने होंगे, कॉन्फिडेंस। ये बिजनेस कम्युनिटी का अब इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान का दौरा करके रहा हूँ, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मीरपुर, आजाद कश्मीर तक। आप बिलीव करें बिजनेस कम्युनिटी कहती है, सर क्या करेंगे आप आने के बाद, इलेक्शन के बाद? हम तो तब, हमारी तो फैक्ट्री बंद हो गई है। हमारे पास जवाब नहीं होता। हम कहते हैं हम टेकअप कर रहे हैं, हम गए थे, मिले थे, वो मिले थे तो फिर क्या हुआ? अब हमने कहा जी इमरान साहब आ रहे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, प्रपोजल दिए, लेकिन सर कुछ टेंजिबल तो नजर आए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, और कुछ अहम गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर भी अपनी राय का इजहार किया, साथ साथ जो निहायत ही उससे जुड़े अहम इशूज से उनके ऊपर भी आपने एनालिसिस पेश किया। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद अंबर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।